हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जेपी पावर के बारे में। तो जेपी पावर का ये मैंने मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये स्टॉक लिस्ट होने के बाद देखिए स्टॉक में कितनी अच्छी तरीके से एक बुलिश रैली आई थी। और अगेन देखिए उसके बाद में क्या हुआ, पंप क्या करा, अच्छा खासा यहाँ पे पंप एंड डंप, काफ़ी गंदी तरीके से यहाँ पे स्टॉक को पिटा गया है। उसके बाद में अगेन यहाँ से फिर से पंप करा गया और देखिए धीरे धीरे स्टॉक डाउन साइड आते गया, मतलब लोगों को यहाँ पे एग्जिट के लिए मौका ही नहीं दिया इन्होंने। और जैसे ही देखिए इसका लो अगेन ब्रेक किया तो अगेन यहाँ पे देख सकते हो आप डाउन साइड आया और यहाँ पे फिर से एक बार रिटेस्ट के लिए पे आया था, उसके बाद में सीधा डाउन साइड ही जाता गया। बीच बीच में कुछ बाउंसेस आए लेकिन कोई फायदा नहीं। और देखिए कोरोना के टाइम पे अगर आप देख सकते हो तो स्टॉक लगभग 0.35 के आसपास में ट्रेड कर रहा था। यहाँ पे इसने लो बनाया तो कहीं ना कहीं लगभग स्टॉक आपका जीरो हो ही चुका था। और कहाँ तक गया था इसका हाई, जो ऑल टाइम हाई है वो लगभग इसका 140 के आसपास कुछ इसका ऑल टाइम हाई है। तो आप सोच सकते हो 140 वाला शेयर लगभग जीरो के आसपास चला गया, तो कितना यहाँ पे गंदी तरीके से यहाँ पे रिटेल लोगों को फंसाया गया है। और उसके बाद में देखिए यहाँ से क्या गजब की रैली अभी स्टॉक दिखा रहा है 0.35 से। आप अगर यहाँ पे देखोगे रिटर्न तो काफ़ी ज़्यादा मल्टीबैगर ये साबित हुआ है यहाँ से, अगर किसने यहाँ पे बाय किया होगा तो ठीक है। लेकिन टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है, ये क्लियरली हमें शो हो रहा है कि ऑपरेटर का ही गेम है, बड़े प्लेयर का ही गेम है, ठीक है। ये आप कैसा यहाँ पे ना रिटेल लोगों को ऐसे ही फंसाया जाता है, पेनी स्टॉक्स में हो या फिर छोटे मोटे जो स्मॉल कैप होते हैं उसमें दिखाए जाते हैं मल्टीबैगर के सपने और ऐसे ही फंसाया जाता है। अभी देखिए यहाँ पे हम इसका थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे एक पैटर्न यहाँ पे बना रहा है जिसको आप बोल सकते हो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। देखिए आपने टेक्निकल एनालिसिस में पढ़ा होगा, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न रहता है। इसका ब्रेकआउट अपसाइड हुआ तो अच्छी रैली हमें देखने को मिलती है। लेकिन क्या है, भूलना नहीं है वो अच्छा यहाँ पे ना फंडामेंटली स्टॉक भी अच्छा होना चाहिए, तभी जाके उसमें वो रैली आ सकती है। सिर्फ हमें टेक्निकल के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, हमें फंडामेंटल्स भी चेक करने हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल्स पे भी आएंगे, पहले थोड़ा टेक्निकल यहाँ पे जान लेते हैं। तो स्टॉक का ये जो है ना, जहाँ पे रिजेक्शन लिया हुआ है स्टॉक ने, ये स्टॉक का काफ़ी तगड़ा रेजिस्टेंस है जहाँ पे इसने हाल ही में रिजेक्शन लिया हुआ है। वो निकल के आता है आपका पॉइंट, यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ। 25 के आसपास में स्टॉक का एकदम तगड़ा रेजिस्टेंस जोन निकल के आता है, तो इसको मार्क करके रखना। अगर इसने ये रेजिस्टेंस अगर ब्रेक कर दिया 25 का, तो हो सकता है कि यहाँ पे हमें अच्छी तेज़ी देखने को मिले, अपसाइड की रैली यहाँ पे आ सकती है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं हमारे कंट्री में कि रिन्यूएबल एनर्जी या फिर ग्रीन एनर्जी और पावर सेक्टर के ऊपर थोड़ा फोकस ज़्यादा यहाँ पे दिया जा रहा है, तो जो भी पावर स्टॉक है वो यहाँ पे फोकस में है। तो कहीं ना कहीं सेक्टर अगर भागेगा पूरा पावर सेक्टर, तो उसका इफेक्ट हमें इस स्टॉक के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। तो अभी थोड़ा बात कर लेते हैं इसके फंडामेंटल्स की, किस तरीके की मार्केट कैपिटलाइजेशन है वगैरह सब। तो देखिए इसका जो मार्केट कैप है लगभग 11,000 करोड़ के पास इनका मार्केट कैप है। स्टॉक पी की बात करें तो 22 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 5.16 जो कि ठीक ठाक नहीं है, बिलो एवरेज है। और रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 0.57, मतलब ये तो काफ़ी ज़्यादा निगेटिव है स्टॉक के लिए। स्टॉक की अर्निंग ही नहीं हो रही, रिटर्न ऑन इक्विटी इतना कम, मतलब काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है कंपनी के लिए। कंपनी को काफ़ी और यहाँ पे डेवलपमेंट्स करने हो गए, तब जाके आप इस स्टॉक को बाय करने की सोचना। लेकिन तब तक अभी के लिए स्टॉक में बिल्कुल भी मत सोचो कि आपको बाय करना है, ठीक है। बाकी बात कर लेते हैं, यहाँ पे फेस वैल्यू 10 का है, इसका मतलब स्टॉक स्प्लिट होने के चांसेस है 1:5, 1:10। कंपनी की मर्जी, वो स्प्लिट कर सकते हैं कभी भी। डिविडेंड यील्ड 0 है, कोई दिक्कत नहीं। बुक वैल्यू 15 है, कम है, ठीक है। बाकी अभी बात कर लेते हैं इनके थोड़े क्वार्टरली रिजल्ट्स हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको ये जो कंपनी है ना, कभी लॉस में रहती है, देखिए कभी लॉस में रहती है तो कभी प्रॉफिट में आ जाती है। आप देख सकते हो फ्लक्चुएशन कितना ज़्यादा है। और पावर सेक्टर में ऐसा ही होता है, ठीक है। ज़्यादातर कभी कभी कंपनी लॉस में होती है, कभी प्रॉफिट में होती है, तो इनका बोल नहीं सकते। तो इसी कंपनी जो रहती है ना, थोड़ा न्यूज़ बेस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है। और ऊपर से शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हम इसका देखेंगे, इसमें ना रिटेलर की होल्डिंग ज़्यादा है। तो जिस स्टॉक में रिटेलर की होल्डिंग ज़्यादा रहती है उसमें पैनिक माहौल में सेलिंग काफ़ी तगड़ी आती है। क्योंकि कैसा है, वो किसी एक बंदे के पास या फिर 10 या फिर 100 जो भी FISDI जो बड़े बड़े प्लेयर होते हैं उनके पास नहीं रहती है। पब्लिक के पास अगर शेयर रहे तो वहाँ पे शेयर होल्डर्स यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, पैनिक माहौल में सबके सब बेचना शुरू कर देते हैं। वैसे आपने वो कहावत सुनी होगी भेड़ बकरियों की, तो सेम उसी तरीके का यहाँ पे कुछ सिनारियो बन जाता है। एक बकरी पानी में गिरी तो बाकी सब वहाँ पे गिरना शुरू कर देते हैं, उसी तरीके का यहाँ पे सिनारियो बन जाता है। तो यहाँ पे कुछ डिस्कस करने वाला डेटा इनका मुझे तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स में, क्योंकि कभी ज़्यादा आता है कभी कम आता है। और यहाँ पे कुछ इंप्रूवमेंट भी हमें देखने को नहीं मिल रही। अभी हाल ही में देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत इंप्रूव इन्होंने किया है लास्ट क्वार्टर में, दिसंबर क्वार्टर में 173 करोड़ का इनका प्रॉफिट हुआ है। तो कहीं ना कहीं ठीक है अभी के लिए। अभी देखते हैं मार्च क्वार्टर में इनके कैसे रिजल्ट्स आते हैं। और देखिए यहाँ पे अगर ईयर वाइज अगर बात करोगे तो 2012 से हम थोड़ा इसका डेटा देख लेते हैं। मार्च 2012, मतलब 2012 में इनका जो ओवरऑल नेट प्रॉफिट था वो था 401, ठीक है। अगेंस्ट इनका जो ओवरऑल जो रिवेन्यू था वो 1600 करोड़ के अगेंस्ट में इन्होंने 400 करोड़ का प्रॉफिट किया था। तो लगभग 25% का इनका प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे देख सकते हो, नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन था 25%। उसके बाद में देख सकते हो कि स्टॉक ने वैसा अर्निंग बाद में कभी किया नहीं। एक 350 करोड़ का किया था उसके नेक्स्ट ईयर में, फिर उसके बाद में देखिए स्टॉक ने कितने बड़े बड़े लॉसेस उठाए, 1295 करोड़,
लगभग 1700 करोड़, ये 400 करोड़ के आसपास फिर से फिगर आ गया, और ये 2200 करोड़ के आसपास का फिगर। तो कहीं ना कहीं काफ़ी तगड़ी यहाँ पे लॉस मेकिंग कंपनी बनी है ये 2016 से लेकर 2020 के दरमियान। इसीलिए स्टॉक के यहाँ पे हमें वहाँ पे रिएक्शन भी देखने को मिला है। स्टॉक में जो यहाँ पे गिरावट आई है ना, ये गिरावट देखिए 2016 से देख सकते हो आप, 16 से लेके 20 में ये अगेन काफ़ी डाउन साइड चला गया था। पहले से भी डाउन साइड था लेकिन वो टाइम पे थोड़ा ज़्यादा गया। तो ओवरऑल स्टॉक में तो मुझे कोई ग्रोथ नज़र मतलब अभी जस्ट आ रही है। देखिए यहाँ पे अभी जो टेंटेटिव यहाँ पे दिखा रहे हैं ना ये ईयर का, तो ये ईयर का यहाँ पे 389 करोड़ यहाँ पे दिखा रहा है। तो अनुमान है 390 करोड़ के आसपास कुछ आए। तो अगर ऐसा आता है तो ये स्टॉक अगेन फोकस में आ सकता है। तो फोकस रखना है इसके अर्निंग के ऊपर। अगर ये फिर से कुछ डेवलपमेंट कर रहे होंगे अपने बीच में और अगर अर्निंग अगर वापस ला पाते हैं अच्छी खासी, तो हो सकता है कि ये स्टॉक में हमें कुछ बाउंस बैक या फिर कुछ मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल पाए। अभी बात कर लेते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। देखिए यहाँ पे प्रमोटर के पास 26% है मार्च 2021 में, अभी ये 24%। प्रमोटर ने स्टॉक बेचा है अपना 2 साल में, 2-3 साल में, और लगभग 3 साल में। और ये देखिए एफआईएस ने यहाँ पे 3 साल में खरीदा हुआ है स्टॉक को, अभी लास्ट क्वार्टर से भी इन्होंने खरीदा ही है। तो एफआईएस यहाँ पे खरीदा हुआ है स्टॉक को, अच्छा खासा इन्होंने स्टेक यहाँ पे इंक्रीज़ किया है। और डीआईएस देखो तो डीआईएस ने इसको बेचा हुआ है, आप देख सकते हो डीआईएस ने बेचा हुआ है। वो लगभग 2021 से कंपेयर करोगे तो काफ़ी हेवी क्वांटिटी में इन्होंने बेचा हुआ है। और उसकी अगेंस्ट में देख सकते हो कि पब्लिक ने यहाँ पे अपना स्टेक बढ़ाया हुआ है। 38% पे पब्लिक थी, अभी पब्लिक है 50.41%। तो कहीं ना कहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ पे पब्लिक जो है इस स्टॉक को बाय ही कर रही है 2023 में। इससे पहले भी 50% के आसपास थे, उन्होंने कम करे थे और बाद में मतलब कहीं ना कहीं पब्लिक के बीच में भी ऐसे बड़े बड़े प्लेयर्स यहाँ पे हो गए जिसके कारण इतना यहाँ पे फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिलता है। बाकी पब्लिक के पास 50% होल्डिंग है, इसका मतलब स्टॉक में जो पैनिक सेलिंग आती है ना उस तरीके का माहौल बन सकता है। और अभी आप एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, प्रोमोटर की जो होल्डिंग है ना अभी 24%, तो ये 24% में से भी 80% जो होल्डिंग है इनकी ये प्लेज है। प्लेज का मतलब गिरवी रखना, ठीक है। हम किसी के पास से अगर कर्जा लेते हैं तो उसके पास कुछ हम गिरवी रखते हैं, तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी जो होल्डिंग है वो गिरवी रखी हुई है किसी के पास। तो 80%, 24 में से 80% उन्होंने गिरवी रखी हुई है। तो मतलब प्रमोटर के पास स्टॉक ये ना के बराबर आप सोचो, क्योंकि 24 में से सिर्फ 20% उनके पास है। अगर बात करोगे तो कितने परसेंट निकल के आते हो, अगर यहाँ से देखोगे तो वो मोटा मोटा आपका यहाँ पे 5% के आसपास में कुछ आता है, 5% से भी कम। तो इतनी कम यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग अभी फिलहाल है, क्योंकि जो इतनी इतनी होल्डिंग है ना 80% होल्डिंग उनकी प्लेज है ऑलरेडी। तो ये निगेटिव है कंपनी के लिए। बाकी आगे बात करते हैं, देखिए इसका जो नेट प्रॉफिट है, सॉरी पहले रिवेन्यू की बात कर लेते हैं। देखिए कंपनी जो है ना 2021 से अगर आप देखोगे तो रिवेन्यू में इनका जंप हमें देखने को मिल रहा है और लगभग दुगने के आसपास जंप हमें यहाँ पे देखने को मिला है 2 साल में। 2021 से कंपेयर करोगे तो 2023 में लगभग इन्होंने रेवेन्यू अपना दुगना किया हुआ है। तो सेल्स उनकी बड़ी हुई है। लेकिन यहाँ पे एक बात आप देख लेना, नेट प्रॉफिट पे आ जाइए। नेट प्रॉफिट आप देख सकते हो कि 2021 में इनका नेट प्रॉफिट कैसा था, 215 करोड़, और अभी कितना 2030 में 55 करोड़। बावजूद उनकी सेल्स यहाँ पे दुगनी हुई थी, लगभग दुगनी के आसपास हुई थी। तो यहाँ पे उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इनका जो नेट प्रॉफिट चाहिए था वो लगभग 400 करोड़ के आसपास कुछ चाहिए था, लेकिन है कितना 55 करोड़। तो कुछ ना कुछ कंपनी में गड़बड़ है। तो यहाँ पे सोच समझ के इन्वेस्ट करना। मेरी तरफ से तो यहाँ पे आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप स्टॉक को बाय करो वगैरह। बाकी देखिए बात करते हैं ईपीएस की। देखिए ईपीएस कितना यहाँ पे कम है, 0.05, काफ़ी ज़्यादा कम है ईपीएस। मतलब कंपनी की अर्निंग ही नहीं है, कंपनी रिवेन्यू तो जनरेट कर पा रही है लेकिन वो रिवेन्यू को नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट ही नहीं कर पा रही है। समझ रहे हो गेम को, इसलिए इनका अर्निंग पर शेयर डाउन है। बुक वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे भी बुक वैल्यू में कुछ इंप्रूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली है। रिटर्न ऑन इक्विटी आप देख सकते हो धीरे धीरे कम ही होता जा रहा है और अभी रिसेंटली है 0.83 पे। तो इनका जो है ना आरओई भी कम हुआ है। उसके बाद में देखिए डेप्थ तो लगभग ठीक है, डेप्थ कुछ ज़्यादा नहीं है लेकिन डेप्थ इनके ऊपर है, थोड़ा बहुत है लेकिन ज़्यादा नहीं है। अभी बात कर लेते हैं इसके करंट रेशो एंड क्विक रेशो की। तो करंट रेशो इनका है 1.19 और क्विक रेशो है 0.91। तो ये एवरेज है, ठीक है। यहाँ पे ना ज़्यादा अच्छा ना ही ज़्यादा बुरा, ठीक है। यहाँ पे बुरा तो है, ये थोड़ा 1 के नीचे गया हुआ है इसलिए थोड़ा बुरा तो है लेकिन ज़्यादा नहीं है। अभी ये करंट रेशो क्विक रेशो क्या है आपको हर वीडियो में मैंने बताया है कि अगर 1 से ऊपर रहा तो यहाँ पे ऐसा शो होता है कि कंपनी के पास एसेट्स ज़्यादा है और कंपनी के जो लाइबिलिटीज़ है लाइबिलिटीज़ कम है। मतलब लाइबिलिटीज़ मतलब खर्चा, तो कंपनी का एसेट के मुकाबले अगर आप खर्चा देखोगे तो खर्चा कम है अगर 1 से ऊपर रहे तो। यहाँ पे थोड़ा सा हमें एवरेज ही यहाँ पे दिख रहा है, कुछ ज़्यादा पॉजिटिव नहीं, कुछ ज़्यादा निगेटिव नहीं। ओवरऑल अगर बात करोगे यहाँ पे नेट प्रॉफिट वगैरह ये तो नेगेटिव है थोड़ा मेरे हिसाब से। तो ओवरऑल अगर फंडामेंटल जो डिस्कस किया उस हिसाब से अगर कुछ कंक्लूजन निकालना हो इस स्टॉक के ऊपर तो फंडामेंटली मुझे ये स्टॉक यहाँ पे वीक लग रहा है, क्योंकि एक तो इनकी जो रिवेन्यू ये जनरेट कर पा रहे हैं उसको ये नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, और ऊपर से इनके जो प्रमोटर है प्रमोटर की भी सिर्फ 24% के आसपास में होल्डिंग है और उसमें से भी 80% इन्होंने प्लेस करके रखी है।
तो ये नेगेटिव है मेरे हिसाब से, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। और ऊपर से ये जो स्टॉक है ना आपका ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस के पास पहुंच चुका है कि जो काफ़ी तगड़ा इसका रेजिस्टेंस है। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ से अगेन हमें कुछ रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। तो जो यहाँ पे इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं ना जेपी पावर में, मेरे हिसाब से तो आप थोड़ा रुक जाओ, कुछ अच्छे स्टॉक देखो, या फिर अगर आपको इसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो थोड़ा सा और यहाँ पे रिसर्च करो, थोड़ा सा और रिसर्च करो और उसके बाद में आपका डिसीजन लो। लेकिन अंधाधुंध किसी की भी बाइंग, किसी की भी यहाँ पे न्यूज़ देख ली कि ये स्टॉक को इतना ऑर्डर मिला, उतना ऑर्डर मिला, आगे जाने वाले मतलब आगे आने वाले दिनों में स्टॉक काफ़ी अच्छा तगड़ा काम कर सकता है, काफ़ी अच्छा इनका बिजनेस हो सकता है। कुछ टेक्निकल पैटर्न आपने यहाँ पे देख लिए, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर वगैरह और ब्रेकआउट हो रहा है वगैरह, ये देख लिए, वो देखिए। अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हो तो थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा सा सब्र करो और यहाँ पे ना थोड़ा रिसर्च करो अगर आपको इसी स्टॉक से ज़्यादा प्यार है तो। बाकी मेरी तरफ से तो यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय का। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।